हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं इतिहास का मौर्य काल का भाग 5 लेके आई हूँ। इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रेलवे, एसएससी, बैंक सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस को। इससे पीछे का पार्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। चरक और नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार के शोभा थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया गया था ग्रीक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क की उपाधि क्या थी? सम्राट कनिष्क की उपाधि क्या थी? तो देवपुत्र। सम्राट कनिष्क को देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कली संवत्सर कब से प्रारंभ हुआ? कली संवत्सर कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 3102 ईसा पूर्व। 3102 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था कली संवत्सर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य है। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर है सातवाहन। सबसे प्रभावी राज्य था सातवाहन का। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसका सही आंसर है कण्व। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश का राज्य था। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका सही आंसर है पेन चाओ। पेन चाओ एक चीनी जनरल था जो कि कनिष्क को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो किस शासकों के द्वारा उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर है कुषाणों के द्वारा। कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। कुषाण फारस की खाड़ी और किस सागर से होकर व्यापार करते थे? कुषाण फारस की खाड़ी और किस सागर से होकर व्यापार करते थे? तो कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर अपना व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? जो कला शैली भारतीय और यूनानी या ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गांधार शैली कहा जाता है। गांधार शैली। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो इसका सही आंसर है महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? इसका सही आंसर है महायान। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी?
कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर 136। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर है शक राजा रुद्रदमन द्वारा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा सबसे लंबा संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया था, विशुद्ध संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका सही आंसर है गोंदोफिरनस। गोंदोफिरनस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो इसका सही आंसर है कडफिसस। कडफिसस एक कुषाण शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है शक। शको वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने जारी की थी? तो इसका सही आंसर है शक वंश। मुक्तिदाता की उपाधि शक वंशों ने धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही अनुक्रम क्या है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर है यूनानी, उसके बाद शक और उसके बाद कुषाण। प्राचीन काल के संबंध में आक्रमणों के संबंध में सही अनुक्रम है, पहले था यूनानी, उसके बाद शक और उसके बाद कुषाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 142। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया? किसके शासनकाल में लाया गया? तो इसका सही आंसर है ग्रीकों के द्वारा लाया गया था सैनिक शासन। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। क्वेश्चन नंबर 143। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में दूसरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया नामक राज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार धातुओं के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? चार धातुओं के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? और चार धातु वो था सोना चांदी तांबा और सीसा। तो इसके मिश्रण से बने सिक्कों को कहा जाता था कर्ण शपान। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है तमिलों एवं चेरों का। सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार शुरू हुआ था तमिलों एवं चेरों का। अगला क्वेश्चन है, मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह नहीं था। मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाह नहीं था। तो इसका सही आंसर है कोचीन। कोचीन बंदरगाह मौर्य उत्तरकालीन का प्रमुख बंदरगाह नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान को
पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबंधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है, किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबंधित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ, एरिका मेडू। एरिका मेडू को संबंधित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने मौर्य उत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? वह कौन सा राजा था जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो इसका सही आंसर है मिनांडर। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध किससे था? तो चीन के यूची जनजातियों से कुषाणों का संबंध था। तो ये आपका ये पार्ट पूरा होता है। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए पार्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ।